हेलो दोस्तों, अगर आपको भी जीके जीएस परेशान करता है तो बिल्कुल मत घबराएं। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार पुलिस एग्जाम में सेट 5 से जितने भी प्रश्न यहाँ पर है उन सारे प्रश्नों का जीके जीएस मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पूछ रहा है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कौन किया था? गांधी जी द्वारा किया था। उस समय वायसराय कौन था? भारत का लॉर्ड इरविन था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नमक सत्याग्रह जो हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल कितना दिन लगा था नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में टोटल अगर दिन का बात किया जाए तो टोटल 24 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 24 दिन में महात्मा गांधी ने यह यात्रा को पूरा किया था। लेकिन दोस्तों, 23वें दिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है नमक सत्याग्रह के दौरान। तो यह यात्रा को आगे कौन पूरा करता है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है अब्बास तैयब जी। क्या बताना है? अब्बास तैयब जी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह में कितने भारतीय थे तो आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह में 79 भारतीय था। कितना भारतीय था? 79 भारतीय था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह में कुल कितने लोग गांधी जी के साथ कितने भारतीयों ने दिया। तो नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मतलब गांधी जी को हटा करके तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 78। तो गांधी जी का साथ कितना भारतीय दिया था? महात्मा गांधी का एम जी का साथ कितना आदमी दिया था? का साथ 78 आदमी दिया था। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 78। अच्छा, नमक सत्याग्रह में पूछेगा कि टोटल कितना लोग था तब आपका आंसर आ जाएगा 80। कितना शामिल हुआ था लोग? 80 लोग शामिल हुआ था। अब 80 होने का क्या कारण था? इसका दोस्तों एक कारण है क्योंकि अमेरिका का एक अखबार है न्यू फ्रीमैन। क्या नाम है? न्यू फ्रीमैन। यह अखबार जो है अमेरिका में छपता था और इसका जो संपादक था जिसका नाम था वेब मिलर। वो कहा कि जाइए गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहा है, उसका फोटो खींच करके लाइए, खींच मेरी फोटो। तो वही की चीज़ हो रहा था यहाँ पर। तो क्या हो गया? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मैं बिल्कुल राइट बताया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हंटर समिति का गठन किस लिए हुआ था? हंटर समिति का गठन दोस्तों हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था इसकी जांच के लिए 2 कमेटी बनाया गया था। 2 कमेटी बनाया गया था। अब ये 2 कमेटी कौन कौन बनाया गया था? पहला कमेटी बनाया गया था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। दूसरा है तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी हो गया। दूसरा तहकीकात कमेटी। और इस तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अध्यक्ष भारतीय था। एम मदन मोहन मालवीय इसका क्या था? अध्यक्ष को बनाया गया था। और हंटर कमेटी ने दोस्तों बताया कि 379 लोग मरा। कितना मरा? इस हत्याकांड में 379 मरा, जबकि 1200 व्यक्ति क्या हो गया? 1200 व्यक्ति घायल हुआ। तो ये दोनों कमेटी का संबंध पूछेगा किससे है तो आपको बताना है कि जालियांवाला बाग से है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर घटना पर क्रम के अनुसार आपको कहता है सजाने के लिए। तो सबसे पहले कौन कौन घटना हुआ था उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ था, इसमें क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। आपको पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने इसके बाद। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है। कब हुआ है? 1931 में हुआ है। सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा कब हुआ था? 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1932। नेहरू रिपोर्ट कब आया है? 1928 में आया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या हो जाएगा? 1928। सबसे पहले 1928 में क्या है? नेहरू रिपोर्ट। 4 नंबर ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है हमको? नेहरू रिपोर्ट 4, हाँ 4 यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट को दोस्तों क्या कहते हैं? भारत का प्रथम संविधान कहते हैं। तो यानी कि आपका हो गया 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी ऑप्शन में है शुरू में। तो और उसके बाद आगे चेक करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में आपको याद रखना है कि हाँ
उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 4-3, जबकि यहाँ पर 1 है। तो यही ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार द्वारा सबसे प्रचलित नारा क्या है? आपने टीवी में देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, इस टाइप का प्रचार आता है। ग्राहक अपने अधिकारों को पहचानो, इस टाइप का प्रचार आता है। ग्राहक धोखाधड़ी से बचो, सजग उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, इस टाइप का प्रचार आप लोग टीवी में देखते हैं। तो लेकिन सबसे प्रचलित नारा क्या है दोस्तों? सबसे प्रचलित नारा आपसे पूछ रहा है, तो इसमें सबसे प्रचलित नारा क्या हो जाएगा? जागो ग्राहक जागो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहेगा कब पास हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पास हुआ है वो 1986 में। कब पास हुआ है? 1986 में पास हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। फिर विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा, विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का कौन सदस्य नहीं है? 5वां नंबर का प्रश्न है। आसियान का पहले आप जानिए स्थापना। आसियान जो होता है दोस्तों, आसियान का स्थापना कौन किया है? तो आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ है। आसियान का स्थापना कब हुआ है? स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ है। ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर HQ, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। आसियान में पूछेगा कि कितना देश शामिल है? आसियान में टोटल 10 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? टोटल 10 देश शामिल है। ठीक। लेकिन दोस्तों संस्थापक अगर देश पूछेगा कि कौन होगा, तो संस्थापक देश में आपको याद रख लेना है आसियान का संस्थापक देश इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया हो जाएगा। मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। और उसके बाद में फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, सिंगापुर और थाईलैंड, थाईलैंड, ये सब इसका संस्थापक देश था। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको? इसमें कौन कहता है आसियान का सदस्य अभी वर्तमान में नहीं है? तो भारत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? फ्रैंक पूछ रहा है कि किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों फ्रैंक जो है वह कहाँ की मुद्रा है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जापान की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को दोस्तों हम लोग येन कहते हैं। क्या कहते हैं? येन कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडोनेशिया की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोनेशिया की मुद्रा को हम लोग रुपया ही कहते हैं। जो भारत में चलता है रुपया, तो इसका मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रुपया ही कहते हैं। लेकिन आयरलैंड के मुद्रा को हम लोग यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरलैंड के मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? आयरलैंड के मुद्रा को यूरो कहते हैं, कहते हैं। और कौन बच गया? स्विट्जरलैंड का मैंने आपको बताया स्विस फ्रैंक कहते हैं। स्विट्जरलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्विस फ्रैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में भैया, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रही है। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी। चलिए, देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि देश भर में फांसी का फंदा कहाँ बनाया जाता है? किस जेल में बनाया जाता है? तो बिहार में एकमात्र जेल है बक्सर जेल, जहाँ पर दोस्तों फांसी का फंदा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस बक्सर जेल, आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ मैं कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि मांडले जेल में किसको बंद किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक को बंद किया गया था। किसको किया गया था, बाल गंगाधर तिलक को कहेगा किस जेल में बंद किया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर इसको बंद कर दिया गया था। पुणे के अराबदा जेल में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को बंद किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। और तिहाड़ जेल में अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को जो जेल हुआ था उसको यही जेल में रखा था। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे उसको किस जेल में रखा गया था, यही तिहाड़ जेल में रखा गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। एक्यूरेट डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और उस समय जो था बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों हुआ था, एक तरफ था अंग्रेज, एक तरफ था ब्रिटिश था, दूसरी तरफ था त्रिगुट, ब्रिटिश वर्सेस त्रिगुट के बीच में हुआ था। त्रिगुट में हुआ था। अब त्रिगुट में कौन कौन शामिल था, मुगल बादशाह सेकेंड, मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह सेकेंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध के समय कौन मुगल बादशाह था, तो बहादुर शाह सेकेंड था, मुगल बादशाह भी शामिल था। फिर अवध के नवाब शुजाऊ दौला और मीर कासिम, यही 3 लोग शामिल था। ये बात आपको याद रखना है। और बक्सर का युद्ध मैंने आपको बता दिया। चलिए और इस समय अगर मुगल राजा पूछेगा कौन था, तो क्या हो जाएगा, शाह आलम सेकेंड। क्या हो जाएगा, शाह आलम सेकेंड। चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बहादुर शाह बता दिया, शाह आलम सेकेंड। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह अगर पूछेगा कौन था, मुगल बादशाह, यहाँ थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मुगल बादशाह पूछे कौन था, शाह आलम सेकेंड था। कौन था, शाह आलम सेकेंड था। आप लोग ये बता दो बक्सर का युद्ध का परिणाम दोस्तों क्या निकला था, इलाहाबाद की संधि। दोस्तों इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ पर है कुछ दर्रा दिया गया है और आपको मिलान करना है। माना दर्रा आपका कहाँ है भैया, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यानी ए का 4 आपको कहाँ दिख रहा है, ए का 4 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ए और बी को काट दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, यानी कि बी का एक देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। तो और चेक करते हैं, जो शिपकिला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। डी का 3 हो जाएगा। चलिए डी का 3 देखिए यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों कुछ, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। और जोजिला दर्रा कहाँ है, यह जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में है। अब मैं आपको कुछ जम्मू कश्मीर का दर्रा बताता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है आपको याद रखना है कि जोजिला दर्रा पूछेगा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा भी पूछेगा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये सब दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया 11 नंबर का। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा माजुली द्वीप पूछेगा कहाँ पर है, माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप दोस्तों कहाँ पर है, यह असम में है। कहाँ पर है, असम में है, ये बात याद रखना है। ठीक, माजुली द्वीप दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो पूछा जाएगा कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अभी जस्ट। जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो क्या है, सबसे बड़ी नदी द्वीप है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है।
पाकिस्तान का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कौन सा है? तिरिचमीर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तिरिचमीर जो है दोस्तों, ये हिंदकुश पर्वत की चोटी का एक भाग है, ये बात आपको याद रखना है। और इसकी जो ऊंचाई है तिरिचमीर की, इसकी ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा? 7708 कितना हो जाएगा? 7708 मीटर, इतना ऊंचा है ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, तिरिचमीर की चोटी में दोस्तों पूछेगा कि यहाँ से कौन सा दर्रा है, यहाँ पास में कौन सा दर्रा है, तिरिचमीर की चोटी के पास कौन सा दर्रा है, तो आपको बताना खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? यहीं पर दोस्तों क्या है? खैबर दर्रा है। यही दर्रा से होकर सिकंदर भारत आया था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, पाकिस्तान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान को हम लोग क्या कहते हैं? नहरों का देश, भिखारियों का देश, नहरों का देश कहते हैं। ठीक है, इस नल्ला पाकिस्तान को हम लोग क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों के सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मिस्र में कौन सा नदी है? नील नदी। इसलिए दोस्तों नील नदी को मिस्र का वरदान भी हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कौन सा नदी है जो इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, म्यांमार में इरावदी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है? मैथ का सवाल है। टेन थीटा बराबर 1/3। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है? P/B। ठीक है, आपका P कितना है? P है 1 है, B कितना है? 3 है। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला, P भी दिया है तो H निकाल लीजिए। H बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। यानी H आपका कितना निकल गया? √10 निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सेक थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? बचपन से बहुत पढ़ के आए हैं। सेक थीटा बराबर होता है H/B। क्या होता है? H/B। तो H आपका कितना निकला? √10। B आपका पहले से कितना है? 3 है। तो √10/3 कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर डी में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल में कौन सा है? तो मेरा जेब में 10 रुपया है, मतलब 10 ही रुपया है, मतलब पूरा श्योर है। तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध तो होगा नहीं, वर्तमान तो होगा नहीं, अपूर्व तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है मीराबाई किस काव्य धारा की कवित्री थी? अब मीराबाई के बारे में आप बहुत नाम सुनेंगे। मीरा जब से हुई मगन वो तो हरि गुण गाने लगी। आपने ये सुना होगा मीरा के बारे में। मीरा का भक्ति गीत, वो किसका भक्त थी? वो विष्णु यानी कि कृष्ण का भक्त था। किसका था? हरि गुण, हरि मतलब क्या? विष्णु यानी कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है पश्च का विलोम शब्द है। पश्च मतलब क्या होता है? पश्च मतलब होता है पीछे। पश्च मतलब क्या होता है? पीछे। पीछे का उल्टा क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा राग कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है? अच्छा, कुमार गंधर्व द्वारा कुछ यहाँ पर पुस्तक है जो आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर कितना नंबर है? प्रश्न नंबर आपका हो गया 19। तो प्रश्न नंबर 19 में मैं आपको कुछ पुस्तक बता रहा हूँ इसका, जो आपको याद रखना है। तो कुमार गंधर्व का सहेली भी है। कौन सा है? कुमार गंधर्व का सहेली भी है, और उसके बाद में मालवती भी है, और वही मोहिनी भी है। ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। अच्छा, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति मुहावरा का क्या अर्थ होता है? दोस्तों गरीब के घर में अगर गुणवान व्यक्ति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंधेरे घर का उजाला, गलत बात। आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है। अब गुदड़ी का लाल है, वो क्या है? गुदड़ी का लाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुदड़ी का लाल। चलिए निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है?
यहाँ 4 वाक्य दिया गया है, इसमें खून का अर्थ आपको कोनो वाक्य में दिया गया है, खोजिए। विकास वाचनालय में पढ़ रहा है, इसमें मर्डर से कोई संबंधित नहीं दिया गया है। यह लाल फूल अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल नहीं है। महेश ने शहर को पलायन किया, बिल्कुल नहीं है। कल विजय की हत्या हो गई, खून से संबंधित वाक्य यही ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संयुक्त वाक्य ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, निम्नलिखित विकल्प में इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। यहाँ पर संयुक्त वाक्य दिया गया है, आपको संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में चेंज करना है। दरअसल दोस्तों रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार का होता है। रचना के दृष्टि से वाक्य कितना प्रकार का होता है, वाक्य 3 प्रकार का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं सरल वाक्य, क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा को हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य में एक ही कर्ता एक ही क्रिया होगा। संयुक्त वाक्य में इसलिए और लगा रहता है, लेकिन किंतु परंतु लगा रहता है। लेकिन किंतु परंतु जिस वाक्य में लगा रहेगा वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए देखिए ना, मैं ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, इसका मैं संयुक्त वाक्य लिखियो दिया है और ये संयुक्त वाक्य दिया भी है, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। ये कौन वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। इसको हमको सरल वाक्य में चेंज करना है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होना चाहिए। तो सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, सब अच्छे हैं, क्या हो जाएगा, सब अच्छे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मिश्र वाक्य का पहचान क्या है, जिस वाक्य में जो तो जब तब जैसे तैसे लगा रहे, सब वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 22 नंबर का प्रश्न हो गया और अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है,